हेलो टू एवरीवन। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स के आज के इस लेक्चर में कुछ प्रॉब्लम्स का हम डिस्कशन करेंगे और ये प्रॉब्लम्स बेस्ड रहेंगी बाउंड्री कंडीशंस इन इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और डाई इलेक्ट्रिक्स, और यहाँ पर जो लैप्लेस इक्वेशंस जो हमने पिछले वाले लेक्चर में सीखा था इससे बेस्ड जो है हम 5-7 न्यूमेरिकल्स जो है उनको सॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे फर्स्ट जो यहाँ पर प्रॉब्लम है वो यहाँ पर ये है। मोस्टली जो प्रॉब्लम्स हैं देखिए वो ग्रिफिथ से मैंने उठाया है, ठीक है। तो यहाँ पर एक डाइइलेक्ट्रिक क्यूब है। फर्स्ट जो प्रॉब्लम है इसमें एक डाइइलेक्ट्रिक क्यूब लेते हैं और इस क्यूब का जो साइड है वो कितना है, ए है। इस क्यूब का जो साइड है वो कितना है, ए है। इस केस में जो पोलराइजेशन वेक्टर है उसकी वैल्यू में गिवन है के आर वेक्टर, और हमने जो है ये प्रूव करना है कि जो टोटल बाउंड चार्ज है इनसाइड दिस डाइइलेक्ट्रिक क्यूब दैट विल बी 0, ठीक है। सो क्यू बी बाउंड इनसाइड दैट मस्ट बी इक्वल टू 0, ठीक है। ये मैंने आपको जो है उस लेक्चर में प्रूव भी किया था। इसकी वैल्यू जो है यहाँ से सिग्मा बी डी एस प्लस में यहाँ से हो जाएगा ट्रिपल इंटीग्रेशन रो बी और यहाँ से डी बी, ठीक है। और यहाँ से हो जाएगा यहाँ पर पी डॉट एन कैप डी एस और यहाँ पर हो जाएगा डेल माइनस का डेल डॉट पी वेक्टर, ठीक है। और बाय गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी, ठीक है। लेकिन हमने जो यहाँ पर पोलराइजेशन वेक्टर गिवन है इससे हमने प्रूव करना है कि बाउंड चार्ज जो है इनसाइड दिस डाइइलेक्ट्रिक क्यूब दैट विल बी 0। तो अब जो है आपने फाइंड आउट अगर करना है तो सबसे पहले हम सिग्मा बी फाइंड आउट करेंगे और रो बी दोनों की वैल्यूज हम फाइंड आउट करेंगे। देखो रो बी तो ईजी है, यहाँ से इसकी वैल्यू होती है माइनस का डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर, तो यहाँ से हो जाएगा माइनस में के और डेल डॉट आर वेक्टर, और पोजिशन वेक्टर का जो डाइवर्जेंस होता है वो 3 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा -3k। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा -3k, और जो वॉल्यूम होता है क्यूब का जिसकी साइड a है तो यहाँ पर हो जाएगा a क्यूब, ठीक है। नेक्स्ट प्लस में सिग्मा बी, इसकी हमने फाइंड आउट करना है वैल्यू क्या होगी। देखो सिग्मा बी की अगर हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है p डॉट एन कैप, ये यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर है। अब सिग्मा बी जो है देखो सरफेस पर है और क्यूब का जो सरफेस होता है वो क्या है, स्क्वायर है। कितने स्क्वायर हैं, 6 हैं। हर एक का जो एरिया वो कितना है, a स्क्वायर है। हर एक का एरिया कितना है, a स्क्वायर है। अब हमने फाइंड आउट करना है p डॉट एन कैप की क्या वैल्यू होगी। तो हम मान लेते हैं हमारे पास ये एक स्क्वायर है, ठीक है। मान लीजिए टॉप व्यू अगर हम देखते हैं तो हमें एक स्क्वायर जो है ये नज़र आता है, और यहाँ पर ये जो सेंटर है ये सेंटर किसका है, क्यूब का है। ये सेंटर किसका है, क्यूब का है, और ये जो सेंटर वो किसका है, ये स्क्वायर का है, ठीक है। अब अगर इसकी जो साइड है अगर वो स्मॉल a है और ये क्यूब का सेंटर है तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा a/2 हो जाएगा। ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, a/2। और यहाँ पर इसी डायरेक्शन में ही आपका क्या होगा, n कैप जो है यूनिट आउटर नॉर्मल वेक्टर एक्ट कर रहा होगा। अब देखिए है तो ये 3 डायमेंशनल, लेकिन यहाँ पर जो है ब्लैक बोर्ड पर 2 डायमेंशनल जो है आपको दिखेगा यहाँ पर। एक्चुअल में ये n कैप जो है वो यहाँ पर इस डायरेक्शन में है, ठीक है। और ये हमारे पास स्क्वायर है और इसका डिस्टेंस जो है फ्रॉम दी क्यूब जो है उसका सेंटर से वो कितना है, a/2 है। और जो r वेक्टर है, r वेक्टर इस डायरेक्शन में इस तरीके से हमने इसको शो किया, r वेक्टर, या फिर आप कह सकते हैं पोलराइजेशन वेक्टर, क्योंकि ये तो दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं, ठीक है। ये पोजीशन वेक्टर जो है ये कोई स्मॉल एलिमेंट अगर आप इस क्यूब का मानेंगे तो वहां से लेकर के जो सेंटर O है वहां तक का जो हमारे पास पोजीशन वेक्टर है वो कितना है, r वेक्टर है। इन दोनों के बीच का एंगल हम मान लेते हैं थीटा है, तो यहां से कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा p यानी कि k r वेक्टर डॉट में n कैप। तो यहाँ से आ जाएगा k r वेक्टर का मैग्नीट्यूड, n कैप का मैग्नीट्यूड, कोसाइन ऑफ एंगल बिटवीन देम, एंड द एंगल बिटवीन देम आई विल अज्यूम इट इज थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा k r और n कैप यूनिट जो हमारे पास नॉर्मल वेक्टर है उसका मैग्नीट्यूड निकालना है वो 1 होता है। यहाँ से आ जाएगा कोस थीटा। अब r कोस थीटा जो है इसकी वैल्यू आप इस ट्रायंगल से फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये 90 डिग्री है और बेस की वैल्यू कितनी है इस केस में, यहाँ पर बेस की वैल्यू है a/2, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा बेस और हाइपोटेनियस है इस केस में r, दिस इज इक्वल टू कोस थीटा। तो यहाँ से हो जाएगा r कोस थीटा की वैल्यू a/2। तो यहाँ पर पुट करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा k a/2, ठीक है। मल्टीप्लाई में एरिया, तो एरिया जो है इसका कितना है, a स्क्वायर है, ठीक है। इसका साइड जो है वो कितना है, a है। अब ऐसे टोटल कितने हैं, 6 हैं, तो यहाँ पर 6 से इसको क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा 6a स्क्वायर इंटू ka/2, ठीक है। देखो ऐसे भी कर सकते हो, ये सिग्मा बी है, ठीक है, ये सिग्मा बी है, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा इसका सरफेस
सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया क्यूब का कितना होता है 6a² होता है। ठीक है, तो यहाँ से भी आप देख सकते हैं सेम चीज़ है। तो ये कैंसिल हो जाएगा 3 पर, तो 3ka³ हो गया, 3ka³ हो गया। तो इसको जब सम करेंगे यहाँ पर 3ka³ में सम करेंगे -3a³, तो यहाँ पर जो है कैंसिल होकर के आंसर कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। देखिए सेकंड क्वेश्चन जो है ये गेट में आया हुआ है और इसमें हमारे पास क्या गिवन है 2 स्लैब्स हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास मान लीजिए 2 स्लैब्स जो है इनके बीच में बहुत स्मॉल डिस्टेंस है। ठीक है, अब यहाँ पर इसका जो सरफेस चार्ज डेंसिटी वो सिग्मा है, इस स्लैब का नाम दे देते हैं 1, इस स्लैब का नाम दे देते हैं 2। ठीक है, अब हमें जो है इसके सरफेसेस हैं 1, इसका सरफेस है ये 2। ठीक है, आप इसको ABCD से नाम कर दीजिए। ठीक है, A B C और D। ठीक है, तो ये सिग्मा हो गया। ये स्लैब जो है वो 1 है, ये स्लैब 2 है। एक चीज़ आपको गिवन है कि जो स्लैब 1 है ना ये मेटेलिक है या कंडक्टिंग कह सकते हैं, कंडक्टिंग स्लैब है। ठीक है, तो मेटेलिक या कंडक्टिंग है। और ये जो 2 है ना ये हमारे पास डाइइलेक्ट्रिक है। ये कैसी है? डाइइलेक्ट्रिक है। तो आपने फाइंड आउट करना है जो D है ना अपर सरफेस ऑफ दिस डाइइलेक्ट्रिक स्लैब, दैट इज स्लैब नंबर 2, इसमें जो अपर वाला जो हमारे पास सरफेस है यानी D है, इसका हमें यहाँ पर बाउंड चार्ज डेंसिटी जो है, सरफेस चार्ज डेंसिटी बाउंड जो है वो हमने फाइंड आउट करना है। इसकी सिग्मा B की वैल्यू हमने फाइंड आउट करना है। गेट का क्वेश्चन है। ठीक है, इस तरीके से जो है क्वेश्चन को पूछा गया था। तो कैसे करेंगे देखो इस क्वेश्चन को, यहाँ पर अगर सिग्मा है तो यहाँ पर कितना हो जाएगा माइनस सिग्मा, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस सिग्मा। ठीक है, तो जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वो क्या होगी प्लस से माइनस, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी इस डायरेक्शन में। जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी वही डिस्प्लेसमेंट वेक्टर की डायरेक्शन होगी, क्योंकि D इज इक्वल टू क्या होता है ε0 E होता है। ठीक है, इसके ठीक अपोजिट पोलराइजेशन वेक्टर होगा, यानी इस डायरेक्शन में पोलराइजेशन वेक्टर एक्ट कर रहा होगा। तो पोलराइजेशन वेक्टर जो है इसकी कौन सी डायरेक्शन है अलोंग, ये डायरेक्शन आपको गिवन था क्वेश्चन के अंदर, दिस इज Z एक्सिस। ठीक है, तो अलोंग Z एक्सिस। अब इसी सरफेस की बात कर लीजिए, सरफेस D की। ठीक है, यूनिट आउटवर्ड नॉर्मल वेक्टर किस डायरेक्शन में एक्ट करने लग रहा है, इसी डायरेक्शन में एक्ट कर रहा है। तो n कैप जो है इसकी डायरेक्शन भी किस तरफ है अलोंग Z एक्सिस। तो जो सिग्मा B आएगा आपका वो हो जाएगा P डॉट n कैप। अब क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में लग रहे हैं इसलिए इसकी जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी P। ठीक है, इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये n वेक्टर का मैग्नीट्यूड और कोसाइन ऑफ एंगल 0 डिग्री है। तो यहाँ से आ जाएगा P और 1 हो जाएगा। ठीक है, तो सिग्मा B ही जो है बाउंड चार्ज डेंसिटी जो है सरफेस चार्ज डेंसिटी वही हमारे पास क्या है पोलराइजेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। तो पोलराइजेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड अपने देखना है। अब अगर आपने पोलराइजेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E प्लस में P होता है। तो यहाँ से P की जो वैल्यू आ गई वो आ गई D माइनस में एप्सिलॉन E। ध्यान देने वाली बात ये होती है क्योंकि डाइइलेक्ट्रिक के इनसाइड की बात कर रहे हैं और वैसे भी सेकंड जो हमारे पास स्लैब है वो डाइइलेक्ट्रिक की बनी हुई है, इसलिए ये जो D और E है यानी इलेक्ट्रिक डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ये दोनों जो है हम इनसाइड लिखेंगे, इनसाइड दिस डाइइलेक्ट्रिक। तो इफ वी राइट इनसाइड दिस डाइइलेक्ट्रिक जो D की वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी एप्सिलॉन E माइनस में एप्सिलॉन E। ठीक है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने डाइइलेक्ट्रिक वाला लिखना है। ठीक है, तो यहाँ से हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू सिग्मा डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नहीं एप्सिलॉन लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर जो है यहाँ से आ जाएगा K एप्सिलॉन E माइनस में एप्सिलॉन E, यहाँ से एप्सिलॉन E जो है वो कॉमन ले लिया तो K माइनस में 1। ठीक है, अगर इसका डाइइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K आपको गिवन था क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, और यहाँ से आ जाएगा एप्सिलॉन और K माइनस में 1 और कैपिटल E की जो वैल्यू है वो है सिग्मा बाय एप्सिलॉन यानी सिग्मा डिवाइडेड बाय K एप्सिलॉन। तो ये इससे कैंसिल हो गया। सो आंसर जो आ गया यहाँ से सिग्मा ऑफ K माइनस 1 डिवाइडेड बाय K। दिस वाज द आंसर, दिस वाज द आंसर। दिस इज सेम एज पोलराइजेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड एंड आल्सो द बाउंड चार्ज सरफेस डेंसिटी। ठीक है, बाउंड सरफेस चार्ज डेंसिटी ये हमारे पास सेम हो जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू, तो ये हमारे पास आंसर हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन के लिए ग्रिफिथ्स का जो हमारे पास में एक फिगर है वो आपको शो हो रहा होगा स्क्रीन पर। तो इसमें आपको जो है बाउंड्री कंडीशन से बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था और इसमें एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2 जो है इसकी वैल्यू क्या होगी ये पूछा गया है। अब डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो जो एप्सिलॉन 1 और एप्सिलॉन 2 है यानी कि जो इंटरफेस है वो अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, और मैंने आपको ट्रिक बताया था कल ही कि जो इंटरफेस अगर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होता है तो क्या आता है कोट आता है। अब कोट तो आ जाएगा लेकिन सीधा आएगा या उल्टा आएगा डिपेंड करेगा कि जो एंगल बन रहा है वो हमारे पास इंटरफेस के साथ बन रहा है या नहीं बन रहा है। ठीक है, यानी हॉरिजॉन्टल के साथ बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो यहाँ पर जो एंगल बन रहा है वो हॉरिजॉन्टल के साथ नहीं है, वो वर्टिकल के साथ है, इसलिए उल्टा केस लिखा जाएगा। यानी यहाँ पर आ जाएगा एप्सिलॉन 1 बाय एप्सिलॉन 2 कोट थीटा 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय कोट थीटा 1। कोट इसलिए आया क्योंकि यहाँ पर इंटरफेस अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है और उल्टा यहाँ पर इसलिए किया
क्योंकि यहाँ पर जो एंगल्स हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की तरफ नहीं है। तो इसको आप ऐसा भी लिख सकते हैं tan थीटा 1 डिवाइडेड बाय tan थीटा 2। तो बात सेम ही है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ, ये टिफर में पूछा गया था। तो आपको एक एटम गिवन है, एटम जो है उसमें सेंट्रल जो चार्ज है वो पॉजिटिव है और जो हमारे पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका जो है नेगेटिव चार्ज माना गया था जो उसके सेंटर पर लाई करने लग रहा है, ठीक है। उसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा गया है और जो हमारे पास एटम है वो एक परफेक्ट स्फीयर है। तो आपसे जो एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी की वैल्यू पूछी गई थी इन टर्म्स ऑफ कैपिटल आर, यानी रेडियस ऑफ दैट एटम या रेडियस ऑफ दैट स्फीयर, इसके टर्म्स में बताना था एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी की क्या वैल्यू होगी। तो देखिए यहाँ पर P की जो वैल्यू होती है इंड्यूस्ड डाइपोल मोमेंट, इसकी वैल्यू होती है अल्फा कैपिटल E। तो यहाँ पर जो अल्फा होता है इसी को क्या कहा जाता है, एटॉमिक पोलराइजेबिलिटी। तो अल्फा की यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई, P डिवाइडेड बाय कैपिटल E, ठीक है। अब यहाँ से जो E की वैल्यू है ये हमें पता है और स्मॉल p जो है उसकी वैल्यू हमें पता है कैपिटल P की टर्म्स में। तो कैपिटल P यानी पोलराइजेशन वेक्टर का मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा P डिवाइडेड बाय कैपिटल B, ठीक है। तो स्मॉल p की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से, कैपिटल P इंटू कैपिटल B डिवाइडेड बाय, और इलेक्ट्रिक फील्ड E की जो वैल्यू है इन टर्म्स ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर इन केस ऑफ डाइलेक्ट्रिक स्फीयर दैट वाज गिवन एज P डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन, ठीक है। तो यहाँ से आ जाएगा P इंटू में 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 3 एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय P। तो ये P से ये P कैंसिल हो जाएगा, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा। सो आंसर विल बी अल्फा की जो वैल्यू आ जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन और r क्यूब। तो ये टिफर का क्वेश्चन है। देखिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है ये भी ग्रिफिथ से ही मैंने लिया है और इसमें हमें गिवन है कि हमारे पास जो है एक स्फीयर है जिसका रेडियस कितना कैपिटल R है एंड इट कैरीज नो चार्ज। नो चार्ज का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि रो की वैल्यू कितनी दे रखी है, 0 गिवन है, ठीक है। यानी कि जो भी आप यूज़ करेंगे वो लैप्लेस इक्वेशन यूज़ करेंगे, पॉइसन इक्वेशन यूज़ नहीं करेंगे। और यहाँ पर जो पोटेंशियल सरफेस पर है यानी कि एट स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R, तो पोटेंशियल की वैल्यू गिवन है k cos 3 थीटा, ये आपके पास गिवन है वेयर k इज सम कांस्टेंट, ठीक है। तो आपने फाइंड आउट करना है व्हाट इज द पोटेंशियल इनसाइड दिस डाइलेक्ट्रिक स्फीयर। तो देखो अगर इनसाइड की बात की गई है तो यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या था, मैंने कल करवाया था al r टू द पावर l और लेजेंडरी पॉलिनोमियल PL ऑफ cos थीटा। इनसाइड की बात करें तो ये फॉर्मूला होता है। अब बाउंड्री कंडीशन अगर ये है तो यहाँ पर पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा k cos 3 थीटा दिस इज इक्वल टू, यहाँ से आ जाएगा al r की पावर l और PL ऑफ cos थीटा। अब लेजेंडरी पॉलिनोमियल दोनों तरफ आप कंपेयर करेंगे, इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड में जो cos 3 थीटा आ रहा है इसको आप लेजेंडरी पॉलिनोमियल में कन्वर्ट कर दीजिए। कैसे करेंगे, देखो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखिए। यहाँ पर इसका फॉर्मूला होता है 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 cos थीटा, ये फॉर्मूला होता है इसका। तो यहाँ से आ जाएगा 4 cos क्यूब थीटा माइनस में 3 और जो cos थीटा होता है ये होता है P1 ऑफ cos थीटा, ठीक है। सिंपली जो है P1 से भी आप डिनोट कर सकते हैं, सिंपली P1, ठीक है। तो cos क्यूब थीटा जो है इसकी वैल्यू आपने फाइंड आउट करना है। तो देखो क्यूब आ रहा है, तो अगर क्यूब आने लग रहा है तो ये P3 जो है इसकी टर्म्स में आप जो है फाइंड आउट करेंगे इसकी वैल्यू। लेकिन मैंने जो आपको कल बताया था वो ये बताया था कि P0, P1 और P2 की वैल्यू, लेकिन P3 की वैल्यू हमें याद नहीं है। यानी कि इसकी वैल्यू 1 है, इसकी वैल्यू cos थीटा है, इसकी वैल्यू 3 cos स्क्वायर थीटा माइनस में 1 डिवाइडेड बाई 2 है। अगर P3 की वैल्यू याद है आपके लिए तो बहुत अच्छा है, मुझे याद नहीं, इसलिए यहाँ पर मैं मैथमेटिकल फिजिक्स में जो रोड्रिगस फॉर्मूला होता है उसका यहाँ पर मैं यूज़ कर लेता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर Pn ऑफ x का जो फॉर्मूला होता है ये है 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर n फैक्टोरियल dn डिवाइडेड बाई dx टू द पावर n और x स्क्वायर माइनस 1 की पावर n हो जाएगा। अब अगर हमें P3 निकालना है क्योंकि cos क्यूब थीटा निकालना है हमें, तो n की वैल्यू क्या रख देंगे हम, 3 रख देंगे। तो यहाँ से आ जाएगा P3 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 टू द पावर 3 यानी कि 8 हो गया और 3 फैक्टोरियल 6 हो गया, तो 8 इंटू 6 48 हो गया। और यहाँ पर आ गया डी क्यूब बाई डी एक्स क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब। a माइनस बी का क्यूब लग रहा है, फॉर्मूला क्या है, a माइनस बी का जो फॉर्मूला है हमारे पास में ये है a क्यूब प्लस में b क्यूब माइनस में 3a स्क्वायर b और प्लस में 3ab स्क्वायर। ये फॉर्मूला हम यहाँ पर रखते हैं और फिर इसके बाद 3 बार इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारे पास P3 की वैल्यू सामने आ जाएगी। सो देखिए यहाँ से आ जाएगा P3 की वैल्यू 1 डिवाइडेड बाय 48 और डी क्यूब, ये डी क्यूब जो है इसको मैं यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस 1 का क्यूब जो है उसका फॉर्मूला मैं आउट कर रहा हूँ। यहाँ पर हो जाएगा एक्स की पावर 6 प्लस 1 और माइनस में 3 एक्स टू द पावर 4 और प्लस में 3x स्क्वायर, ये हमारे पास हो जाएगा। 3 बार डिफरेंशिएशन करना है आपने, ठीक है। इस तरीके से इसको डिनोट कर देता हूँ मैं। तो यहाँ पर देखो सबसे पहली बार अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो 1/48 हो जाएगा और 6x की पावर 5 इसका 0 हो गया माइनस में 12x
क्यूब और प्लस में 6x ये आ जाएगा, ठीक है। फिर 2 बार करना बाकी रह गया है। देखो सभी में से 6 जो कॉमन आ रहा है 48 से कैंसिल हो सकता है, तो 6 जैसे आप कॉमन ले लेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ से कट जाएगा, ठीक है, 8 पर, ठीक है, ये 8 पर आ जाए कट जाएगा, ठीक है। यहाँ से 2 आ जाएगा और यहाँ से 1 आ जाएगा, ठीक है। अभी देखो 2 बार हमने इसको डिफरेंशिएट करना है, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 5x की पावर 4 माइनस में 6x स्क्वायर प्लस में 1, ठीक है, 1/8। एक बार और इसको जो है डिफरेंशिएट करना है, तो यहाँ से आएगा 20x क्यूब और माइनस में 12x ये आ जाएगा। कैंसिल हो रहा है, यस, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में 4 से कैंसिल होने लग रहा है, तो यहाँ से आ जाएगा 5x क्यूब माइनस में 3x डिवाइडेड बाय 2 ये आ जाएगा, ठीक है। तो x क्यूब यानी कोस क्यूब थीटा है, ठीक है, क्योंकि x जो है वो कोस थीटा ही है, ठीक है। तो यहाँ से x क्यूब निकाल लीजिए आप, तो x क्यूब कितना आ गया 2p3 प्लस में यहाँ से आ जाएगा 3x और x जो है वो मतलब हो गया p1, ठीक है। तो यहाँ से हो गया p1 डिवाइडेड बाय ये 5, तो ये 5 यहाँ लिख देंगे, ठीक है। अब इसकी वैल्यू जो है कोस क्यूब थीटा यहाँ पर हम पुट कर देते हैं, ठीक है, और इसको सोल्व करते हैं, कंपेयर करेंगे राइट हैंड साइड से। अब देखो कोस क्यूब थीटा जो है इसकी वैल्यू हम पुट कर देते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा 4 और ये वैल्यू है 2p3 प्लस में 3p1 डिवाइडेड बाय 5 और माइनस में 3p1, ठीक है। इसको और सोल्व करते हैं, तो यहाँ से 5 जो आप एलसीएम ले लीजिए, यहाँ से आ जाएगा 8p3 और प्लस में 12p1 और माइनस में 15p1, तो इसकी वैल्यू आ गई 8p3/5 और माइनस में 3p1/5, ठीक है। और जो राइट हैंड साइड में है, अच्छा एक चीज़ और, इसमें k से जो है मल्टीप्लाई है, ठीक है ना, k इंटू कोस 3 थीटा ये था, ठीक है। तो k इंटू कोस 3 थीटा ये हमने लेजेंडरी पॉलिनोमियल में इसको जो है फाइंड आउट कर लिया है। अब इसकी वैल्यू जो राइट हैंड साइड में क्या था, al r की पावर l और pl ऑफ कोस थीटा। तो यहाँ से जो है a1 और a3 सिर्फ और सिर्फ यही कोफिशिएंट्स आएंगे, बाकी सभी क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ से फाइंड आउट करते हैं, तो कंपेयर करेंगे, तो सबसे पहले देखो p1 का कोफिशिएंट हम कंपेयर करते हैं, तो यहाँ से आ जाएगा -3k/5 और इधर से यहाँ से आ जाएगा a1 और r हो जाएगा। तो a1 की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से a1 की वैल्यू आ गई -3k डिवाइडेड बाय 5 कैपिटल R। सिमिलरली p3 जो है इसका कोफिशिएंट हम जो है देखते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 8k/5, दिस इज इक्वल टू a3 और r क्यूब। तो यहाँ से आ जाएगा a3 की वैल्यू 8k डिवाइडेड बाय 5r क्यूब। तो a1 और a3 जो है यही एग्जिस्ट करेंगे, बाकी सारे के सारे क्या हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। अब जो जनरल हमारे पास था वो यहाँ पर स्मॉल r था, ठीक है, ये हमारे पास था v इनसाइड, तो इसमें हम पुट कर देते हैं ये वैल्यूज़। सो यहाँ से आ जाएगा इनसाइड पोटेंशियल दिस डाइलेक्ट्रिक स्फीयर, दिस इज गिवन एज -3k डिवाइडेड बाय 5r, ठीक है। फिर उसके बाद स्मॉल r और p1 और फिर इसके बाद में प्लस में 8k/5r क्यूब और यहाँ से r क्यूब और p3, ये हमारे पास इसका आंसर है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास एक डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, ठीक है, इट इज कंप्लीटली फिल्ड विद द डाइलेक्ट्रिक। अब हमने जो फाइंड आउट करना है वो यहाँ पर ये है रो बी की वैल्यू फाइंड आउट करना है, ठीक है। रो बी की क्या वैल्यू होगी ये हमने फाइंड आउट करना है। सपोज करते हैं इसकी जो ससेबिलिटी है वो काई है और इसकी जो रेडियस है वो कैपिटल आर है, तो इसी की टर्म्स में फाइंड आउट करना है, ठीक है, रो बी की वैल्यू। सो देखो अगर रो बी की वैल्यू आपने चाहिए तो देखो रो बी के लिए हमें पोलराइजेशन वेक्टर चाहिएगा, ठीक है, क्योंकि फॉर्मूला क्या है, माइनस का डाइवर्जेंस ऑफ पोलराइजेशन वेक्टर, और पोलराइजेशन वेक्टर के लिए हमें इलेक्ट्रिक फील्ड चाहिए होता है हमेशा, ठीक है ना। अगर काई की टर्म्स में हमें फाइंड आउट करना है तो सिंपली मैं जो है यहाँ पर D इज इक्वल टू अपसाइलन E प्लस P ये फॉर्मूला यूज़ करने की बजाय यहाँ पर मैं फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा अपसाइलन नॉट काई E, ये फॉर्मूला यूज़ कर लूँगा इन टर्म्स ऑफ काई हमें फाइंड आउट करना है इसलिए। तो यहाँ से आ जाएगा अपसाइलन नॉट काई, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो हमने देखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ देखना है, इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर देखना है, ठीक है। तो कोई चार्ज वगैरह हमने तो नहीं लिया, तो चार्ज ले लो, एक काम करो कि सेंटर पर एक चार्ज प्लेस कर दो स्मॉल q, ठीक है, और फिर इसके बाद इसको डाइलेक्ट्रिक से भर देना। तो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट नहीं किया है आपने, सिर्फ और सिर्फ चार्ज को कहाँ रखा है, सेंटर पर रखा है। तो अगर इनसाइड बात करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लीजिए यहाँ पर मैं गॉसियन सरफेस चूज करता हूँ, कितना आएगा यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी हो जाएगी, q डिवाइडेड बाय 4 पाई, और अपसाइन नॉट नहीं आएगा क्योंकि यहाँ पर डाइलेक्ट्रिक के अंदर मतलब स्फीयर के अंदर बात कर रहे हैं और स्फीयर के अंदर डाइलेक्ट्रिक है, इसलिए डाइलेक्ट्रिक का यहाँ पर परमिटिविटी यूज करेंगे अपसाइलेंट, ठीक है। और मान लीजिए स्मॉल r है तो स्मॉल r स्क्वायर ये होगा, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा q डिवाइडेड बाय
4 पाई एप्सिलॉन, इसको आप लिख सकते हैं k और एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ से आ जाएगा r स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो गया, तो यहाँ से आ गया q काई डिवाइडेड बाय 4 पाई, और k की जो वैल्यू है वो क्या होती है 1 प्लस काई, ठीक है, और r स्क्वायर। ये हमारे पास क्या आया है, पोलराइजेशन वेक्टर आया है, और वेक्टर इसलिए हमने वेक्टर भी जो इसके साथ डिनोट कर दिया, ठीक है। अब इसका हमने डाइवर्जेंस फाइंड आउट करना है विद नेगेटिव साइन, तो जो रो बी की वैल्यू आ जाएगी माइनस में डेल डॉट पी वेक्टर, यानी माइनस में q काई डिवाइडेड बाय 4 पाई और 1 प्लस काई, और डाइवर्जेंस ऑफ r यूनिट वेक्टर डिवाइडेड बाय r स्क्वायर। और ये मैंने आपको फाइंड आउट करवाया था, ठीक है ना, ये मैंने आपको फाइंड आउट करवाया था फर्स्ट वाले लेक्चर में। डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन जब आता है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है 4 पाई डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन, ठीक है, इन स्पेस। तो यहाँ पर ये इससे कैंसिल हो गया 4 पाई से 4 पाई, तो यहाँ पर जो बाउंड चार्ज डेंसिटी, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी जो है उसकी वैल्यू आ गई माइनस क्यू काई डायरेक्ट डेल्टा फंक्शन डिवाइडेड बाय, यहाँ से हो जाएगा 1 प्लस में काई, ठीक है। अगर मान लीजिए डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होता, ठीक है ना, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, काई की वैल्यू -1 हो जाएगा, रो बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इन्फिनिटी हो जाएगी, ठीक है। ये तो स्पेशल केस होते हैं अलग। नेक्स्ट जो है इसी क्वेश्चन को हल्का सा मॉडिफाई करते हैं, इस बार क्या करेंगे, चार्ज सेंटर पर नहीं, चार्ज जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं स्फीयर में, ठीक है, और हम सेंटर पर फाइंड आउट करते हैं, लेट अस सपोज पोटेंशियल, ठीक है। ये ग्रिफिथ्स की प्रॉब्लम है, तो उसको देखते हैं। सो देखिए हमारे पास डाइलेक्ट्रिक स्फीयर है, ठीक है, अगेन इसका ससेसिबिलिटी में गिवन है काई, रेडियस कितना है कैपिटल R, बस चार्ज जो है उसको यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी कुछ रो जो है वो आप सपोज करके चलिए, और यहाँ पर जो पॉइंट है वो सेंटर O है, जहाँ पर आपने पोटेंशियल की वैल्यू क्या होगी फाइंड आउट करना है, ठीक है। सो देखो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से आपने सॉल्व करना है, बाकी कैलकुलेशन जो है वो आप खुद से कीजिएगा, ठीक है। देखो पोटेंशियल अगर पॉइंट O पर फाइंड आउट करना है, तो पोटेंशियल जो होता है वो ये है कि किसी चार्ज को आप इन्फिनिटी से लेकर के आए, कहाँ पर, इस पॉइंट O पर, ठीक है, तो जो वर्क डन किया जाएगा पर यूनिट चार्ज, वो उसको क्या कहेंगे, हम पोटेंशियल कहेंगे। तो देखो जो पोटेंशियल की जो वैल्यू होती है ये होती है माइनस में E डॉट डी आर, ठीक है, और जो इंटीग्रेशन की लिमिट होती है वो क्या होती है, इन्फिनिटी से लेकर के पॉइंट O यानी 0। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो अलग अलग है, यानी कि इन्फिनिटी से कैपिटल R अलग है और कैपिटल R से 0 जो है वो अलग है, तो इसको दो पार्ट्स में ब्रेक कर लीजिए। यहाँ से कितना हो जाएगा, माइनस में इन्फिनिटी से कैपिटल R प्लस में कैपिटल R से 0। और जो आपने फॉर्मूला यूज करना है इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड एंड इनसाइड ऑफ ए स्फीयर, और वो भी कैसा, नॉन कंडक्टिंग, क्योंकि हमने जो है इसको चार्ज दिया है तो अंदर जो है चला गया है। तो नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू होती है इनसाइड और आउटसाइड, वही आपने यूज करना है इन टर्म्स ऑफ रो, लेकिन बस याद रखना है क्योंकि टर्म्स में नहीं, ठीक है। देखो अगर इनसाइड की बात करें तो मैंने आपको ड्राइव करवाया था, इनसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है, रो r डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन। एप्सिलॉन आएगा, एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा इस केस में, क्योंकि अंदर क्या है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है। आउटसाइड की बात करें तो आउटसाइड कितना लिखवाया था मैंने, आउटसाइड तो पॉइंट चार्ज की तरह होता है स्फीयर, तो q डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन r स्क्वायर, सिंपली हो जाता है, ठीक है। तो रो की टर्म्स में आप फाइंड आउट कर लीजिएगा, जो q की वैल्यू है वो है रो इंटू में 4/3 पाई r क्यू, तो यहाँ पे रख दीजिए, तो यहाँ से आ जाएगा रो इंटू 4 पाई r क्यूब डिवाइडेड बाय 4 पाई इंटू 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, तो इससे कैंसिल हो गया। सो रो r क्यूब डिवाइडेड बाय 3 एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर, यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट यूज कर सकते हैं क्योंकि बाहर की बात हो रही है। अब काई की टर्म्स में फाइंड आउट करना है तो इस एप्सिलॉन को आप यहाँ से हटा दीजिए, यहाँ पर आ जाएगा k एप्सिलॉन नॉट, और k को भी हटा दीजिए यहाँ से, ये आ जाएगा इंटू में 1 प्लस काई। सभी वैल्यूज जो भी है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड और आउटसाइड की यहाँ पर रख दीजिए, इंटीग्रेट कीजिए, जो लोअर और अपर लिमिट है उसको पुट कीजिए, नेगेटिव साइन रखिए, हमारे पास पोटेंशियल आ जाएगा सेंटर ऊपर। तो कैलकुलेशन जो है वो आप खुद से कीजिएगा। तो होप आपको आज का ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आपको आज के लेक्चर समझ में आया है तो आप इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।